स्टूडेंट्स, मोर ऑन सेंटर ऑफ मैथ्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मैथ्स के बारे में मज़ीद जानेंगे। और एक्चुअली हम डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनका मैथ्स जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, उस बॉडी के, उस सब्जेक्ट के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ में होता है। फिर हम कहाँ पे फोर्स अप्लाई करें कि एक जैसी ही जो है वो मूवमेंट हो, सारे पॉइंट्स की, सारे मैसेज की, सारे मैस पार्टिकल्स की जैसी ही मूवमेंट हो। तो वो उसके लिए फिर हमें सेंटर ऑफ मैस जो है मालूम करना होता है कि सेंटर ऑफ मैस कहाँ पे है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे जो है वो दोबारा से डिस्कस कर लें कि हमारे पास अगर एक डम बेल है, ठीक है, और चलें इसको जो है वो वर्टिकली हम जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो है वो एक हमारे पास डम्बेल है, ठीक है। यहाँ पे वेट है उसका, यानी कि मैस का इफेक्ट जो है वो इस पॉइंट पे ज़्यादा है और इस पॉइंट पे ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं कि अगर सेंटर पे हम जो है उसके बिल्कुल सेंटर पे फोर्स अप्लाई करें, यहाँ से उसे जो है वो पुश करें या पुल करें और या उठाएं, तो हम जो है वो बैलेंस वे में जो है वो उठा लेते हैं, यानी कि हर तरफ एक जैसी ही फोर्स अप्लाई होगी। या अगर इसको हम पुश करें, इसको मूव करवाएं, यहाँ से सपोज के इसको मूव करवा के हम यहाँ पे पहुँचा देते हैं, तो हम देखें कि एट अ टाइम जो है, यानी कि जब हम मूवमेंट करवा रहे हैं तो तब जो पार्टिकल हैं वो एक जैसी ही मूवमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही तरह से मूव करेंगे, एक टाइम पे एक जितना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मैस पे फोर्स का इफेक्ट सारे पॉइंट्स के लिए एक जैसे ही होता है। फिर हमें सेंटर ऑफ मैस फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे सेंटर ऑफ मैस होगा ताकि फोर्स का इफेक्ट जो है सारे पार्टिकल के लिए एक जैसा ही हो। तो अब इसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मैस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसी डम्बेल को कंटिन्यू करते हैं। चलें, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे जो मैस हम कहते हैं कि दरमियान में जो है वो मैस नेग्लिजिबल है, यानी कि तकरीबन कोई जो है वो मैस नहीं है या इतना ख़ास नहीं है, और ज़्यादा मैस जो है वो इस पॉइंट पे कंसनट्रेटेड है और इस पॉइंट पे कंसनट्रेटेड है। और इस पॉइंट पे जो मैस है उसको हम M1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे नीचे जो मैस की अमाउंट है उसको हम M2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमने सेंटर ऑफ मैस मालूम करना है। ये दो जो पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, दो मैसिव पार्टिकल आपस में कनेक्टेड हैं, M1 M2, तो इनका सेंटर ऑफ मैस कहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, अगर हम जो है वो एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस करें ताकि हमें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो। तो यहाँ पे फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो है वो इसे बना लेते हैं। बल्कि कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट कर लें, सॉरी, ये हम वाई एक्सेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सेस आ जाएगा। ये क्लियरली बिल्कुल सीधा ड्रॉ नहीं हो पा रहा, तो रफली कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास एक्स एक्सेस आ जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सेस आ जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर ऑफ मैस फाइंड आउट करने के लिए। तो अब इसमें हम जो है वो मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक मैस जो है वो यहाँ पे है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये M1 है। तो पहले तो इसका पोजीशन वेक्टर देख लेंगे इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। उस पोजीशन वेक्टर को जो है वो सेंटर के मुताबिक हम देखेंगे। इस पोजीशन वेक्टर को मैं कह देता हूँ ये R1 है, ठीक है, ये R1 पोजीशन वेक्टर है। फिर दूसरा मैस जो है हमारे पास वो यहाँ पे लोकेट कर रहा है, ठीक है, दरमियान में ये आपस में कनेक्टेड है। मैंने दूसरे मैस को थोड़ा छोटा बनाया है, यानी कि ये वाला मैस थोड़ा कम है M1 से, ठीक है। तो यहाँ पे M2 कर लेते हैं, ठीक है। और इसका भी पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो पोजीशन वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हम ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं R2, ठीक है। और ये एक वेक्टर होगा, ठीक है। हम जानते हैं पोजीशन जो डिफाइन कर रहा होता है वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब हम ऑब्जेक्ट इन मैसेज का सेंटर ऑफ मैस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मैस, ठीक है। तो फिर हम जो है वो मैथमेटिकली एक इक्वेशन यूज़ करेंगे सेंटर ऑफ मैस फाइंड आउट करने के लिए। आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आर एक्चुअली सेंटर ऑफ मैस की पोजीशन को डिफाइन करेगा कि कहाँ पे किस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मैस है, ठीक है। इसको आर सी एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर सेंटर ऑफ मैस, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मैस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दो मैसेज हैं हमारे पास। पहले मैस को उसके पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। M1 को, सॉरी M लिखा है सिर्फ, यहाँ M1 आना चाहिए, ठीक है। M1 को उसके पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वेक्टर का साइन मैंने नहीं डाला, एरो हेड नहीं डाला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं, प्लस एडअप करेंगे साथ में इसके एक और प्रोडक्ट। और वो क्या होगा, जो दूसरा मैस है हमारे पास M2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसे के पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड R2 के साथ। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को एडअप करेंगे,
फिर डिवाइडेड बाय जो दोनों मैसेज हैं इनको आपस में ऐडअप करेंगे, इनकी मैग्नीट्यूड को आपस में ऐडअप कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो है वो इस फार्मूले से हमें सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है, जो पोजीशन वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। लेकिन हमने वेक्टर भी फाइंड आउट करना है, एक्चुअली हम लोकेशन भी देखना चाह रहे हैं। ये तो जस्ट हमें लेंथ की फॉर्म में यानी कि मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगी लेंथ की फॉर्म में कि कितनी लेंथ बनेगी रेफरेंस फ्रेम से यानी कि ओरिजिन से। तो लेकिन हम साथ में ये भी देखना चाहते हैं कि कहाँ पे बनेगी, तो यानी कि डायरेक्शन भी हमें जो है वो चाहिए। तो अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरो हेड डालते हैं। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेक्टर आर सी एम है ये सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को लोकेट करेगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा, उसकी डायरेक्शन भी बताएगा। तो यहाँ पे फिर हम जो ये वेक्टर्स हमने लिए हैं R1, इनकी मैग्नीट्यूड्स दी हैं, तो इनको भी हम वेक्टर्स में ही ले लेंगे, वेक्टर्स में लेंगे। तो फिर अब जो ये वाली क्वांटिटी जो है हमें सेंटर ऑफ मास का वेक्टर, पोजीशन वेक्टर देगी। अब पोजीशन वेक्टर जो ये वाला पोजीशन वेक्टर आएगा ओरिजिन के मुताबिक, वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि कहाँ पे आ सकता है। तो ऑलमोस्ट यानी कि रफली मैं जो है वो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे लोकेट करेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हमारे पास आर सी एम होगा, ये आर सी एम होगा, और इस पे जो है वो ऊपर पोजीशन वेक्टर का साइन भी डालते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लोकेट करेगा, इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे लोकेट करेगा सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का, जो हमने दो मैसेज का सिस्टम जो है डिस्कस किया है। अगर हमारे पास ज़्यादा मैसेज हों, अगर हमारे पास यानी कि बॉडी यहाँ पे तो सिर्फ दो पॉइंट पे मैसेज को हमने कंसंट्रेट किया हुआ है, लेकिन अगर ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हों मैसेज के लिए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और उसके लिए फिर हम ये करेंगे कि आर सी एम जो है वो अब ज़्यादा पार्टिकल के लिए जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम, फॉर मैनी, सॉरी, मैनी पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल से मुराद यहाँ पे मैसिव पार्टिकल सिस्टम। तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास जो है फिर हम इसी इक्वेशन को जो है वो ज़्यादा मैसेज के लिए जो है वो लिख लेते हैं। सपोज़ कि हमारे पास n नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स हैं, तो फिर हम जो है वो इक्वेशन को n तक जो है वो लेके जाएंगे, यानी कि m1 r1 प्रोडक्ट लेंगे पोजीशन वेक्टर के लिहाज से, यानी कि वेक्टर के लिहाज से ये होगा r1 की मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि वेक्टर की फॉर्म में जो है वो आएगा। ये 1 को ज़रा क्लियरली लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से प्लस आगे m2 r2 और प्लस m3 r3, ठीक है। और फिर इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सब का ये वाला प्रोडक्ट जो है एडअप करेंगे, यानी कि उनके पोजीशन वेक्टर और उनके मास का प्रोडक्ट जो है वो एडअप करेंगे सबका। n तक जाना है mn rn, ठीक है। और साथ में जितने भी मैसेज हैं उनको एडअप करके उनको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, ठीक है। यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन अप टू mn, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से फिर हम बहुत सारे जितने भी यानी कि हमारे पास पार्टिकल्स हों और वो एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हों और उनका हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो उस बॉडी का, तो इस क्वेश्चन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर सी एम इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ, ठीक है, समीशन ऑफ प्रोडक्ट्स MIRI, ठीक है। आई जो है वो आर्बिट्रेरीली रिप्रेजेंट करा है, यानी कि एक्चुअली हमने आई को इनिशिएट भी करना है एंड भी करना है। इनिशिएट का क्या मतलब, किसी एक जो है वो एक्चुअली हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक पार्टिकल से स्टार्ट करके जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सपोज के हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो n तक एडअप करना है, कैपिटल N नहीं बल्कि स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट्स को का हम जो है वो समीशन लेंगे और फिर साथ में टोटल मास जो है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि टोटल पार्टिकल
जो है उनके सब के मैसेज को एडअप कर देंगे, समीशन ऑफ एम आई। ठीक है, तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है बहुत सारे पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास के लिए। और अगर हम बात करें सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कि हम सिर्फ कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के लिए, तो उसके लिए अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया है कंबाइनली पार्टिकल के लिए, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने एक्स को फाइंड आउट करना है, एक्स सी एम हमारे पास आ जाएगा, एक्स सी एम हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ एम आई एक्स आई। ठीक है, आर की जगह एक्स आ जाएगा जस्ट, और डिवाइड बाय समीशन ऑफ एम आई। इसी तरह से वाई सी एम आ जाएगा हमारे पास समीशन ऑफ एम आई वाई आई और डिवाइड बाय समीशन ऑफ एम आई। ठीक है, और थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री थ्री डिमेंशनल होती है, तो जी कोऑर्डिनेट भी हम लेंगे, तो जी कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ एम आई जी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एम आई। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से फिर हम जो है वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे बनेगा। तो ये है स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास।